नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज अपन पढ़ने जाएंगे संसद की सदस्यता, अर्थात संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने मेरे ये जो लेक्चर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में अपन ये देखेंगे कि संसद का सदस्य बनने के लिए अर्थात उम्मीदवार जब अपन नाम भरते हैं, उम्मीदवारी का पर्चा भरते हैं, उस समय हमारे उस सदस्य में क्या योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए। और दूसरे पार्ट में अपन ये देखेंगे कि चुनाव होने के पश्चात अर्थात संसद का सदस्य बनने के पश्चात भी उसका जो पद है वो रिक्त हो सकता है। ऐसे कौन से कारण है जिनसे वो रिक्त हो सकता है। तो दो पार्ट में ये डिवाइड है। चलते हैं अपन अपने पहले पार्ट पर, अर्थात अपन ये देखते हैं कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या सेवा शर्तें उसके लिए बनाई हुई है। संविधान का अनुच्छेद 84 जो है उसमें संसद की सदस्यता के बारे में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति में क्या क्या उसकी योग्यताएं होंगी। हमारे संविधान में देखिए दोनों तरह की योग्यताओं का प्रावधान किया गया है कि उसमें क्या होना चाहिए, अर्थात इसको हम कहेंगे अहर्ता, और दूसरा ये भी वर्णन किया गया है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसको कहा गया है निरर्था। तो अपन दोनों देखेंगे, अहर्ता और निरर्था। तो सबसे पहले देखते हैं अहर्ता अर्थात योग्यता कि उसमें क्या होना चाहिए। जब हमारा संविधान बना था और संविधान में जब इस योग्यता के बारे में प्रावधान किए जा रहे थे, अहर्ता के बारे में, तो उस समय मुख्य रूप से 4 अहर्ता ही वहां पर निर्धारित की गई थी और वो चारों अहर्ताएं कॉमन है और आप सभी को इसके बारे में पता भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 थी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात संसद का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली शर्त यही होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी होती है किसी भी पोस्ट के लिए जब निर्वाचित के लिए योग्यता होती है वो आयु की होती है। तो हमारे यहाँ पे संसद के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो ये है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी जो अहर्ता निर्धारित की थी वो ये थी कि वो संविधान के प्रति शपथ लेने के लिए सहमत होना चाहिए, अर्थात वो संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा तथा देश की संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेने के लिए वो सहमत होना चाहिए। और चौथा प्रावधान ये किया गया था कि संसद द्वारा निर्धारित अन्य अहर्ताएं, अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ पे संसद को ये पावर दे दी गई है कि वो संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में नई योग्यताएं निर्धारित कर सकती है, नई अहर्ताएं निर्धारित कर सकती है। और इसी के तहत हमारे यहाँ पे संसद ने कानून बनाया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और उसके तहत हमारे संसद ने बाद में 2 अहर्ताएं इसके अंतर्गत और जोड़ दी गई है। और वो 2 अहर्ताएं इस प्रकार से है कि किसी भी सदस्य को उम्मीदवार बनने के लिए या सदस्यता ग्रहण करने के लिए ये जरूरी है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। भारत क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम हो सकता है, लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और दूसरी अहर्ता संसद ने ये जोड़ी इसके अंतर्गत कि जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति के उम्मीदवार हैं जो उस आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उस जाति के ही होने चाहिए। हालांकि उनको निर्वाचित उस निर्वाचन क्षेत्र की संपूर्ण जनता के द्वारा किया जाता है और वो व्यक्ति दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब वो आरक्षित सीट पे खड़े हो रहे हैं तो उसके लिए ये प्रावधान है कि वो उसी जाति के होने चाहिए। इस तरह हमारे यहाँ पे 6 मुख्य रूप से अहर्ताएं निर्धारित की गई है। मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने इसको रिपीट कर देती हूँ कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेने वाला होना चाहिए, वो उसकी आयु सीमा 25 और 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। संसद कोई भी कानून बनाती है तो कोई भी अहर्ता निर्धारित करती है तो वो उसमें शामिल होगी, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए और आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार उस कैटेगरी का होना चाहिए। ये अहर्ताएं हैं और इनका जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि उम्मीदवार में ये होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं निरर्ताएं, अर्थात हमारे संविधान में इन अहर्ताओं से ज्यादा निरर्ताओं का वर्णन किया गया है और उसमें ये होता है कि एक उम्मीदवार में ये नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं कि वो लाभकारी पद पर नहीं हो,
तो जो ऊपर देखी थी वो थी होनी चाहिए, और अब अपन जो देखेंगे निरर्थताएं, उनका मतलब होता है कि वो नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी निरर्थताएं हमारे संविधान में शामिल की गई है, और संसद ने भी उनमें और बहुत सारी निरर्थताएं जोड़ी है। जैसे सबसे पहली बात यही है कि वो यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद धारण करता है तो वो इसके लिए अयोग्य माना जाएगा। ये मैंने पहले भी बहुत सारी मेरे लेक्चर्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मंत्री का पद जो होता है वो लाभकारी नहीं माना जाता है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो पहली निरर्थता यह है कि यदि वो लाभकारी पद धारण करता है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो उस पद के लिए योग्य नहीं है। दूसरा है कि वो विकृत चित्त नहीं हो, अर्थात उसको पागल घोषित नहीं किया गया हो न्यायालय के द्वारा। तीसरा है कि यदि वो दिवालिया घोषित हो, अर्थात वो दिवालिया घोषित होने पर भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। और चौथा है वो ये है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो, अर्थात इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी जो भक्ति है, जो उसकी निष्ठा है वो दूसरे देश के प्रति है, तो भी वो एमपी का चुनाव उम्मीदवार नहीं बन सकता, अयोग्य साबित हो जाता है। और इसके साथ ही संसद को यहाँ पर भी पावर दी गई है कि संसद द्वारा निर्धारित अन्य निरर्थताएं अगर उसमें पाई जाती है तो वो अयोग्य हो जाता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि संसद को भी यहाँ पर भी ये पावर दी गई है कि वो अन्य कोई निरर्थताएं तय कर सकती है। तो ये चार तो मुख्य रूप से वहां संविधान में मेन में शामिल कर दी गई थी कि वो अगर लाभकारी पद पर हो, वो पागल हो, वो दिवालिया घोषित हो, और अगर वो भारत का नागरिक नहीं हो तो वो संसद सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होता है। इसके पश्चात संसद को पावर दे दी, और संसद ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया, और उसके तहत बहुत सारी निरर्थताएं संसद ने और इसके अंतर्गत जोड़ दी है, शामिल कर दी गई है। उनमें से जो मुख्य मुख्य हैं वो इस तरह से है। यदि मान लीजिए किसी चुनाव आचरण में, चुनाव के दौरान वो किसी चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण के कारण अगर चुनाव के समय उसको अगर दोषी साबित कर दिया जाता है तो भी वो इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि चुनाव आयोग ये कार्य करता है तो निश्चित समय के लिए भी उसको दोषी करार दिया जा सकता है, और एक पूरी उम्र के लिए भी उसको दोषी करार दिया जा सकता है। तो जो समय सीमा होगी उस समय सीमा में वो इसके लिए योग्य नहीं होगा। नंबर दूसरा इसके अंतर्गत जो संसद ने बनाया वो है कि अगर किसी अपराध में उसको 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है और उसको छूटे हुए 5 वर्ष से कम का पीरियड होता है तो वो ऐसा उम्मीदवार बनने के लिए योग्य नहीं होता है। इसी की तरह यदि वो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने चुनाव के जो उसका खर्चा होता है उसका विवरण देने में अगर वो असफल न रहा होता हो तो भी वो इसके लिए अयोग्य माना जाता है, अर्थात उसको समय सीमा के अंतर्गत चुनाव खर्चे का विवरण दिया हुआ होना चाहिए। इसी तरह वो उसको सरकार द्वारा जो सरकारी ठेके छूटते हैं उनमें उसकी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, सरकारी ठेके उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह वो किसी ऐसे निगम, किसी ऐसी कंपनी का प्रबंध निदेशक या प्रबंधक नहीं होना चाहिए जिसमें सरकार की भागीदारी 25% हो, अर्थात ऐसे कंपनी, ऐसे निगम जिसमें सरकार की भागीदारी हो और वो 25% अगर होती है तो उसमें अगर वो किसी पद पर है, प्रबंधक निदेशक के पद पर, तो वो इसके लिए नहीं एलिजिबल माना जाएगा। इसी तरह अगर उसको सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के कारण अगर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है तो भी वो इसके लिए योग्य नहीं होगा। मान लीजिए वो पहले किसी सर्विस में थे, सरकारी सेवा में थे और भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के कारण अगर उसको बर्खास्त किया जाता है सरकारी सेवा से तो फिर वो इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं। इसी तरह अगर सांप्रदायिकता फैलाने या विभिन्न समूहों में शत्रुता पैदा करने या रिश्वतखोरी के लिए भी अगर उसको दंडित किया गया होता है तो भी वो इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यदि छुआछूत है, दहेज है, सती प्रथा है जैसे सामाजिक अपराधों में अगर वो लिप्त है या उसका प्रसार करता है तो ऐसी कंडीशन में भी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और अगर दल बदल का दोषी पाया जाता है जो कि हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो भी वो संसद की सदस्यता के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हमारी संसद ने ये इतनी सारी निर्भरताएं संसद सदस्यता के लिए घोषित की है। 1988 में फिर इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया और एक और प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया, और जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, तस्करी जैसे अपराध में शामिल हो, जमाखोरी या रिश्वतखोरी के आरोप उस पे हो, खाद्य पदार्थों या जो जीवन रक्षक जो दवाइयां होती हैं उनमें मिलावट करने का दोषी पाया गया हो, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम जिसको अपन फेरा कहते हैं उसका उल्लंघन करने वाला हो, या महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध में यदि वो शामिल होता है तो भी वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, उसके लिए वो अयोग्य करार दिया जाएगा। इस तरह हमारे संविधान में अर्हताएं और निरर्हताएं दोनों का ही प्रावधान किया गया है और संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से बहुत सारी अर्हताएं और निरर्हताएं भी इनके लिए निर्धारित की है। तो एक उम्मीदवार जब चुनाव लड़ेगा संसद की सदस्यता के लिए तो उसमें ये सारी चीजें होना जरूरी है। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस दिशा में हमारे निर्वाचन आयोग ने भी एक पहल की है और निर्वाचन आयोग ने एक प्रावधान किया है कि उम्मीदवार जब अपना पर्चा भरता है उस समय उसे अपने आपराधिक रिकॉर्ड, अपने पारिवारिक रिकॉर्ड, अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण और उसके साथ साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता का भी पूरा डिटेल, पूरे सर्टिफिकेट उसको लगाने पड़ते हैं ताकि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति संसद में नहीं पहुंच सके। इस तरह संविधान में संसद के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा इस तरह की योग्यताएं अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया है और प्रयास ये किया गया है और कि कोई भी स्वच्छ छवि का व्यक्ति, कोई सेवाभावी व्यक्ति ही संसद का सदस्य बने और इसलिए संविधान में ये योग्यताएं अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया है। मैं यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि यदि किसी सदस्य की निरर्थताओं संबंधी अगर कोई प्रश्न पैदा होता है तो उसका फैसला राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वो अंतिम होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर ये फैसला करता है। जो 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल के बारे में प्रावधान किया गया है उसका निर्णय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस तरह संसद सदस्यता के लिए ये प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे पार्ट के ऊपर जिसमें अपन ये देखेंगे कि निर्वाचन होने के पश्चात, अभी तक जो देख रहे थे वो तो निर्वाचन से पहले की योग्यताएं हैं, पहले की शर्तें हैं। अब अपन ये देखेंगे कि निर्वाचन होने के पश्चात उसकी सदस्यता कैसे रिक्त हो सकती है, उसकी सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है। हमारे संविधान में ऐसे 5 मुख्य प्रावधान किए गए हैं, 5 ऐसे कारण निर्धारित किए गए हैं जिनकी वजह से संसद सदस्य चुनाव के पश्चात भी उनकी सदस्यता, उनकी सीट खाली हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 101 में ये 5 कारण वर्णित किए गए हैं और वो 5 कारण हैं। नंबर 1, दोहरी सदस्यता अगर हो जाती है तो वो एक सदस्यता उसकी रिक्त होगी, तो दोहरी सदस्यता के कारण रिक्त हो सकती है। संसद की बैठकों में अनुपस्थित रहता है लगातार तो उसका पद रिक्त हो सकता है। वो स्वयं पद त्याग कर सकता है, वो कोई निरर्हता उसमें अगर पाई जा सकती है और कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो देखते हैं अपन की किस तरह से वो उसकी सीट खाली होती है। सबसे पहले लेते हैं दोहरी सदस्यता के कारण स्थान रिक्त होना। हमारे संविधान में प्रावधान है कि कोई भी सदस्य एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अर्थात वो एक साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर नहीं हो सकता है। उसके लिए उसको एक सीट छोड़नी ही पड़ती है और इसके लिए 3 प्रावधान हमारे यहाँ पर किए गए हैं। नंबर 1 प्रावधान ये है कि यदि कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर सूचित करना पड़ेगा कि वो किस सदन की सदस्यता रखना चाहता है। अगर वो सूचित नहीं करता है तो राज्यसभा की सदस्यता से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा, अर्थात राज्यसभा की सीट उसकी खाली हो जाएगी।
दूसरा प्रावधान ये है कि अगर किसी एक सदन का सदस्य होते हुए वो दूसरे सदन का चुनाव लड़ता है, उसमें भी वो विजयी घोषित हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्रावधान है कि पहले वाले सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अर्थात जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए वो सदस्य राज्यसभा का है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो उसकी जो पहले वाला सदन होगा अर्थात जो राज्यसभा की सीट होगी वो वहां पर उसकी रिक्त मानी जाएगी। इसी तरह तीसरा प्रावधान ये है कि अगर मान लीजिए वो कोई एक व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों से चुनाव लड़कर जीत जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा में ये प्रावधान है कि 2-2 सीटों पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और दोनों सीटों पर ही वो विजयी घोषित हो जाता है, वहां पर उसको स्वेच्छा से एक सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करता है तो उसकी दोनों ही सीटें रिक्त मानी जाएगी। इस तरह संसद में दोहरी सदस्यता होने पर एक सदस्यता से उसे खाली करना पड़ेगा या वो रिक्त हो जाती है। मैं यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जो पहला प्रावधान था कि संसद के दोनों सदनों में चुने जाने पर अर्थात वो एक साथ अगर दोनों सदन चुना जाता है तब उसकी एक सीट खाली होगी, दूसरे में एक सदन का होते हुए दूसरे सदन का चुनाव लड़ता है तो उसकी एक सीट खाली होगी, और एक ही सदन के लिए दोनों 2 सीटों पर अगर चुनाव लड़कर आता है तो वो भी एक सीट खाली होगी। अगर वो नहीं करता है तो वो दोनों से ही उसकी सीट खाली हो सकती है। इसी तरह हमारे संविधान में एक प्रावधान और किया गया है कि एक ही व्यक्ति एक साथ संसद का और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, अर्थात दोनों में से वो एक ही होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के अंतर्गत विधानमंडल की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दोनों ही सीटें उसकी खाली हो जाएगी, अर्थात दोनों रिक्त मानी जाएगी। तो दोहरी सदस्यता न तो दोनों सदनों की एक साथ हो सकती है, न ही संसद और राज्य विधानमंडलों की हो सकती है। तो दोहरी सदस्यता होने पर संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं और एक सदस्यता या एक सदन से उसका स्थान रिक्त हो जाता है। दूसरा जो कारण है वो है अनुपस्थिति, अर्थात यदि वो संसद के या अपने सदन की अनुमति के बिना सदन की बैठकों में लगातार 60 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित होता है तो सदन उसकी सदस्यता रिक्त कर सकता है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि इन 60 दिनों की जो गणना की जाती है उसमें ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए सदन को 4 दिन से ज्यादा के लिए स्थगित करते हैं या सत्रावसान करते हैं तो वो गिनती में नहीं माने जाएंगे। वो दिन इस तरह से 60 दिन गिने जाएंगे और 60 दिन तक लगातार सदन की किसी भी बैठक में अगर वो भाग नहीं लेता है तो सदन के पास ये अधिकार होता है कि उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, उसको रिक्त किया जा सकता है। तीसरा कारण है कि वो स्वयं त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है। संसद के सदस्यों के लिए ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का जो सदस्य होगा वो अपने स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा और राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति होता है उसको अपना त्याग पत्र सौंपेगा और त्याग पत्र के पश्चात अपना पद वो छोड़ सकता है। यहाँ पर अध्यक्ष और सभापति के पास ये अधिकार होता है कि उसका त्याग पत्र स्वीकार करे या नहीं करे। कई बार त्याग पत्र दबाव में या फर्जी होता है तो वो उसे अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पर संसद सदस्य के लिए कि वो अपना त्याग पत्र देकर अब उसका पद रिक्त हो सकता है त्याग पत्र देने पर। चौथा यह है कि जो हमने अभी निरर्थता देखी है, अगर उस संविधान में दी गई जो निरर्थताओं से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान भी रिक्त हो जाता है। मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करूं कि कई बार ये होता है कि संसद सदस्य चुनाव जीत जाता है और ये निरर्थताएं जो होती हैं वो कई बार सही तरीके से उस समय नहीं पता पड़ता, तो चुनाव के बाद में भी ये निरर्थताओं की जांच की जा सकती है, उसको चुनौती दी जा सकती है और उस समय भी अगर वो इन निरर्थताओं से ग्रसित पाया जाता है जांच के दौरान तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, उसका पद खाली हो जाएगा। और चौथा जो 5वां जो कारण है वो कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए न्यायालय ने उस चुनाव को शून्य घोषित कर दिया हो या उसे अवैध घोषित कर दिया हो, अमान्य घोषित कर दिया हो तो पद खाली हो जाएगा। इसी तरह यदि सदन द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो सकता है। इसी तरह वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है तो उधर जाने पे उसका पद खाली हो सकता है, या उसे राज्यसभा का
उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है तो भी वो पद खाली हो सकता है। और इस तरह उसके पद जो है, सदस्यता जो है, चुनाव के बाद में भी पद पर रहने के पश्चात इन कारणों से उसका पद खाली हो सकता है।